बच्चों हम बात कर रहे थे इसके पहले और दूसरे भाग में, अर्थात अध्याय संख्या 5 का जो पहला और दूसरा भाग था उसमें हमने बात की कि किस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्होंने जटिलता का रूप ले लिया और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। वहीं आगे के भाग में हमने बच्चों बात की कि जनपद और महाजनपदों के द्वारा जो राजा हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो बड़े बड़े किले बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, और इन किलों के चारों ओर लकड़ी के द्वारा, पत्थर के द्वारा और ईंटों के द्वारा, इन राजाओं के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दीवार अथवा किलेबंदी बनवाई जा रही है। अब बच्चों इन दीवार और किलेबंदियों के द्वारा ये राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये राजा अब क्या कर रहे हैं कि वर्तमान में इन राजाओं के द्वारा पिछले राजाओं की तुलना में क्या किया जा रहा है, एक परिवर्तन किया जा रहा है कि जो सेना है उसको ये नियमित रूप से रख रहे हैं और पूरे वर्ष के लिए वेतन के आधार पर इस सेना को रख रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों इनको कर प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस भाग में हम आपसे बात करेंगे कि जो कर और कृषि व्यवस्था में जो परिवर्तन आएंगे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं भी रख रहे हैं ये राजा, इसलिए बच्चों इन सभी खर्चों को उठाने के लिए इन राजाओं के पास में प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, और इस हेतु उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः ये राजा क्या करेंगे, इन कार्यों को सुचारू रखने के लिए कर वसूलने का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब लोगों के ऊपर कर का बोझ बढ़ेगा। अधिकांश लोग क्या थे बच्चों, यहाँ पे कृषि से संबंधित थे, इसलिए ये फसलों पर लगाए गए कर ही क्या होंगे, सबसे महत्वपूर्ण होंगे। अधिकांश लोगों का व्यवसाय क्या होता था बच्चों, कृषि ही होता था, इसलिए राजा के पास आय का एकमात्र स्रोत है कृषि के ऊपर लगाए जाने वाला कर, और वो कर सबसे महत्वपूर्ण कर होगा। यह उपज का 1/6वां हिस्सा होता था, कि अर्थात कुल उपज का 1/6 हिस्सा किसको देना पड़ेगा, कर के रूप में राजा को देना पड़ेगा, और इस हिस्से को क्या कहते थे बच्चों, भाग नाम से जाना जाता था। अर्थात प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाग से आप क्या समझते हैं, अथवा कृषि का जो 1/6वां हिस्सा उत्पादन का दिया जाता था उसे किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो बच्चों नाम था भाग, अर्थात इस कर को नाम क्या दिया, भाग नाम दिया। अब देखें कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर कैसे होते थे बच्चों, प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। कारीगरों के ऊपर किसी भी प्रकार का जो कर है वो केवल और केवल किस प्रकार में चुकाया जाएगा, श्रम के रूप में चुकाया जाएगा। अर्थात ये कारीगर क्या होते थे कि राजा के पास में किन्हीं विशेष दिनों में राजा के लिए क्या करते थे, काम करते थे। जैसे बच्चों बुनकर, लोहार और सोनार इत्यादि को क्या करना होता था कि राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता होता था, और यही इनके लिए क्या होता था, कर होता था। पशुपालकों को जानवरों या फिर उनका जो उत्पादन है उसके रूप में कर देना होता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, वहीं व्यापारियों को जो सामान खरीदने और बेचने के ऊपर क्या देना होता था बच्चों, कर देना पड़ता था। तो बच्चों इसमें हम देखें कि किस प्रकार से कर प्रणाली धीरे धीरे लागू हो रही है। कृषि के ऊपर कर लग रहा है, व्यापारियों के ऊपर कर लग रहा है, आखेटक और खाद्य संग्राहक इकट्ठा करने वाले लोगों के ऊपर क्या लग रहा है, कर लग रहा है। वहीं कारीगरों के ऊपर भी एक विशेष प्रकार का कर जो श्रम के रूप में उनको चुकाना पड़ता था वो लग रहा है। अब देखें बच्चों कि जो दो बड़े परिवर्तन है, और ये परिवर्तन है किसमें, कृषि व्यवस्था में। इससे पहले बच्चों हमने आपसे बात की थी कि जो अपने को हल के साक्ष्य मिले थे, वो हल के साक्ष्य किससे बने हुए थे बच्चों, लकड़ी के साक्ष्य मिले थे। अब हम बात करेंगे कि जो हल के जो फाल हैं वो बच्चों किससे निर्मित होने लगे, लोहे से निर्मित होने लगे, और लोहे के द्वारा निर्मित होने से ये ज़मीन की क्या करेंगे, खुदाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और अच्छे तरीके से होने से फसलें अच्छी होगी, और अच्छी फसल से उत्पादन भी क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। वहीं दूसरा परिवर्तन देखा जाए तो बच्चों इससे पहले जो धान होता था उसको खेतों के अंदर सीधा ही उगाया जाता था, वहीं अब क्या हो रहा है कि इसकी पौध को तैयार करके रोपण विधि के द्वारा धान के पौधों का उत्पादन किया जा रहा है, और पौधे अधिक संख्या में इससे जीवित रहेंगे तो अधिक पैदावार इससे होगी। तो ये दो परिवर्तन ऐसे दिख रहे हैं कि इससे कृषि व्यवस्था में क्या है, उत्पादन और पैदावार अधिक होगी। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा बच्चों, कमर तोड़ श्रम लगता है, जिसे प्राय किसके द्वारा कराया जाता था, दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, और जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर अर्थात जो कमकार हैं उनके द्वारा
ये कार्य करवाया जाता था। ये जो परिवर्तन है वो इसके पहले वाले समय में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं बच्चों। अब देखें कि सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मगध राज्य की। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और जिसे गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। बच्चों हमने मानचित्र में आपसे बात की थी इसके पहले वाले भाग में कि जो मगध राज्य है वहाँ से गंगा और सोन नदियाँ बह रही है और मगध राज्य इस समय सबसे शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गया। ये नदियाँ किस काम में आती थी बच्चों? यातायात, जल के वितरण और जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए इन नदियों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मगध का एक हिस्सा जंगली था और इन जंगलों में जो रहने वाले हाथी थे इनको पकड़कर क्या किया जाता था बच्चों? प्रशिक्षित किया जाता था और प्रशिक्षित करके इन हाथियों को जो राज्य की सेना होती थी उसमें शामिल किया जाता था। अर्थात जो जंगली हिस्सा है वहाँ से हाथियों को प्रशिक्षण देके किस में शामिल किया जाता था? जो सेना है मगध की उसमें इन हाथियों को शामिल किया जाता था। अब देखें साथ ही इन जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए क्या प्रयोग में ली जाती? लकड़ी प्रयोग में ली जाती, वो यहाँ से आसानी से मिल जाती। इसके अतिरिक्त बच्चों इस क्षेत्र में क्या है कि लौह अयस्क की क्या है? खदानें हैं और इन लौह अयस्क की खदानों से क्या होंगे? मजबूत औजार और हथियार बनाने में इनको क्या रहेगी? आसानी और सुविधा रहेगी। मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए बच्चों। पहले का नाम है बिंबिसार और दूसरे शासक हुए थे अजात शत्रु। बिंबिसार और अजात शत्रु नामक दो शक्तिशाली शासक हुए थे और ये शासक क्या करे बच्चों? अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते। अर्थात ये दो शासक सबसे शक्तिशाली थे और ये अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए जो हर संभव प्रयास होता वो इनके द्वारा किया जाता। दूसरा एक शासक और है बच्चों जिसका नाम है महापद्म नंद। एक महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र की जो सीमा है वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ तक फैला दी थी। अर्थात जो महापद्म नंद है इनके काल में क्या हो रहा है कि जो मगध राज्य की जो सीमाओं का विस्तार है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक भी दिखने को मिलता है। अब देखें कि कई वर्षों तक बिहार में स्थित राजगृह मगध की क्या थी बच्चों? राजधानी थी और उसके बाद में पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो बच्चों सबसे पहले जो मगध की राजधानी है वो कौन सी है? राजगृह। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो वो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के रूप में। इन राजाओं की शक्ति से भयभीत होकर लगभग 2300 वर्ष पूर्व सिकंदर जो बच्चों क्या था? पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता था। बहुत ही खूंखार सेनापति और राजा था ये सिकंदर और इसकी सेनाएं क्या कर रही थी कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश कर रही थी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में। और वहां से बच्चों क्या किया कि व्यास नदी से आगे आने के लिए और कूच करने के लिए सिकंदर की सेनाओं ने क्या किया? इन राजाओं की जो शक्ति थी उनसे भयभीत होकर आगे आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो हम देखते हैं कि मगध के जो राजा हैं वो कितने शक्तिशाली राजा हैं इसका अंदाजा हम सिकंदर की सेना जो व्यास नदी के आगे आने से क्या कर रही है? इनकार कर रही है, उससे लगा सकते हैं। अब दूसरा जो राज्य है बच्चों इम्पोर्टेंट है वो है अपना वज्जी। मगध के नज़दीक ही यह वज्जी राज्य स्थित था और इसकी राजधानी वर्तमान बिहार में वैशाली थी। वर्तमान बिहार के अंदर स्थित है ये वैशाली जो क्या थी? वज्जी की राजधानी थी। वहीं मगध की बात करें तो मगध की राजधानी कितनी थी? दो। पहली थी बच्चों राजगृह और बाद में उसकी राजधानी हो गई थी पाटलिपुत्र। यहाँ वज्जी से एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और उस शासन व्यवस्था को बच्चों गण या संघ के नाम से पुकारते हैं। गण या संघ के नाम से पुकारते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो गण है या संघ है इनका क्या अर्थ है? तो गण क्या है कि लोगों के एक सदस्यों का समूह है और इस समूह को ही क्या कह रहे हैं? गण कह रहे हैं। और संघ क्या है कि इनके द्वारा जो सभाएं की जाती है संगठन या सभा वो क्या है? संघ है। तो ये एक विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है शासन की ये अपने को कहाँ देखने को मिल रही है बच्चों? वज्जी नामक जो राज्य है वहाँ पर गण और संघ नामक जो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था वो देखने को मिल रही है। गण और संघ में कई शासक होते थे और कभी कभी लोग क्या होते थे? एक साथ में शासन करते थे। एक साथ में शासन करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर क्या कहलाता था बच्चों? राजा कहलाता था। और ये राजा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को एक साथ में संपन्न करवाते थे।
यहाँ पे बच्चों मगध से कुछ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है गण और संघ के रूप में। और यहाँ पर कभी कभी क्या है कि कई सारे जो लोग हैं एक साथ में शासन करते थे और ये सभी लोग क्या होते थे, राजा होते थे। अब देखें कि इन सभाओं में बातचीत होती और वाद विवाद होते, इनके जरिए ये तय करते कि क्या करना है और किस प्रकार से करना है, अर्थात जो युद्ध और शांति के जो निर्णय हैं वो इन सभाओं के अंतर्गत लिए जाते थे। स्त्रियों, दासों और कमकारों अर्थात जो खेतीहीन मजदूर होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों, कमकार कहते हैं। खेतीहीन मजदूर, स्त्रियां और दास, इनको इन सभाओं में प्रवेश करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि स्त्रियों को, दासों को और कमकारों को इन सभाओं के अंतर्गत जो प्रवेश होता था वो क्या होता था, प्रतिबंधित या वर्जित होता था। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक और महावीर जैन जो जैन धर्म से संबंधित है, इन्हीं गणों और संघ से संबंधित थे। इसके बारे में हम बात करेंगे इसके आगे वाले भागों में। वज्जी संघ का वर्णन एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है बच्चों दीघ निकाय। वज्जी संघ का जो वर्णन है वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है, जिसे करीब 2300 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। किससे बच्चों, इस दीघ निकाय नामक ग्रंथ को। और ये दीघ निकाय ग्रंथ किससे संबंधित है बच्चों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, महात्मा बुद्ध, जो इन्हीं गणों और संघों से क्या थे, संबंधित थे। अब देखें बच्चों, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, फिर भी इनका राज्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक में चलता रहा। और तत्पश्चात जो गुप्त शासक हैं इन्होंने गण और संघों के ऊपर क्या प्राप्त कर ली बच्चों, विजय प्राप्त कर ली और इन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अर्थात अब इसके आगे जो है बच्चों गुप्त साम्राज्य प्रारंभ होएगा, क्योंकि जो वज्जी और जो गण और संघ जैसे ये जो छोटे छोटे और महाजनपद और जनपद है, इन सभी के ऊपर किसने कब्जा कर लिया, गुप्त शासकों ने विजय प्राप्त कर ली और गुप्त साम्राज्य की स्थापना होएगी। अन्यत्र की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व में एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। 2500 वर्ष पूर्व में एथेंस नामक जो देश है वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्रजातंत्र या गणतंत्र नामक की एक नवीन शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है। और यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चलती रही और इसमें 30 वर्ष के ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे बच्चों। इसमें दासों को किसी भी प्रकार की नागरिकता इस प्रजातंत्र या गणतंत्र नामक शासन व्यवस्था में नहीं थी। यहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए वर्ष में कम से कम क्या होती थी, 40 बार इसका बुलाया जाता था। 40 बार इस सभा का आयोजन किया जाता था जो क्या करती थी कि महत्वपूर्ण और जो उपयोगी निर्णय है वो लेती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये इनके लिए क्या था बच्चों, अनिवार्य था। यहाँ पर औरतों, व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशी खदानों, घरों, खेतों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर औरतों को, व्यापारियों को, शिल्पों को या फिर जो खेतों में काम करने वाले खेतिहर और घरों में काम करने वाले मजदूर और कामगार हैं और दास हैं, उनको किसी भी प्रकार के जो नागरिकता के अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे। तो इनको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे तो बच्चों आप सोचिए कि वास्तव में क्या ये प्रजातंत्र या गणतंत्र नामक जो शासन व्यवस्था वो इस नाम के कहलाने के लायक है या नहीं है। तो ये प्रजातंत्र नहीं था। ये प्रजातंत्र और गणतंत्र तब होता बच्चों जब औरतों को भी और जो देश में रहने वाले सभी लोग हैं इन सभी को इस प्रजातंत्र और गणतंत्र की क्या प्राप्त होती, नागरिकता प्राप्त होती। तो ये असली मायने में प्रजातंत्र या गणतंत्र कहलाता। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय अपना यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।